Good morning, viewers. And today we have this beautiful, gorgeous doctor. She's an ENT surgeon, Dr. Bhavika Verma. And thank you so much, Bhavika, to remove this little time for interview out of your busy schedule. Before we begin, हमें आपसे बहुत बातें करनी है, but I want you to introduce yourself to our viewers. A very good morning, all the viewers. It is my absolute pleasure कि आज मैं मेरी चिट चैट में ऋचा सिंह मैम के साथ यहाँ हूँ. It is my absolute honor. नमस्ते, मैं डॉक्टर भाविका वर्मा भट्ट हूँ, एक कंसल्टेंट ENT सर्जन एंड कंसल्टेंट हेड एंड नेक सर्जन. मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन टी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी नवी मुंबई से किया है और मैं पिछले 10 साल से ENT प्रैक्टिस कर रही हूँ. It's a long time, Bhavika. You've become very senior now. Any special fellowship? So या आपका कोई special interest है किसी सब speciality of ENT में? हाँ जी. So I am मेरा interest है laryngology या जो voice clinic बोलते हैं, उसमें मेरा keen interest है. Other than that मैं endoscopic ear surgery जो कान का दूरबीन की जो yes तो उसमें मेरी बहुत इंटरेस्ट है. थैंक यू सो मच. ओके, सो हमारे आज की जो बात थी ये हम जानना चाहते थे कि कुछ कॉमन ईयर प्रॉब्लम्स या जो कान की जो बेसिक परेशानियां जो छोटे बच्चों में होती है, और आजकल ये विंटर सीजन भी आ रहा है तो अपने कान का कैसे स्पेशल केयर लेना चाहिए बच्चों में, ये 2 टॉपिक्स हम आज कवर करना चाहते थे. तो हमें ये जानना था कि कौन से ऐसे कान की बीमारियां हैं जो छोटे बच्चों में अक्सर पाई जाती हैं. ओके, तो जब हम बच्चों को जनरली ट्रीट करते हैं तो द मोस्ट कॉमन थिंग जो हमारे पास माँ बाप बच्चों को लेकर आते हैं, दैट इज़ द वैक्स इन द ईयर, जो हम बोलते हैं कान का जो मैल होता है. तो कई बार इसकी वजह से बच्चों को दर्द होता है या कान में इचिंग होती है या कान ब्लॉकिंग सेंसेशन फील होता है. तो इन दिस केस जनरली डिपेंडिंग ऑन कितना वैक्स है, क्या क्वांटिटी है, आई वुड रिकमेंड कि आप एक क्वालिफाइड ENT सर्जन के पास जाइए और ये कान का जो वैक्स है इसका क्लीनिंग करवा के दीजिए. वेदर इट इज़ सम ड्रॉप्स दे के उसको सॉफ्टन करने की ज़रूरत है या हम डायरेक्टली उसको प्रॉपर माइक्रोस्कोप के अंदर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये निकालना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो लोग H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं उसको यूज़ करके निकालने की कोशिश करते हैं, पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ एन एसिड, उसकी वजह से बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं. और कई बार कान का जो पर्दा होता है उसमें एक परफोरेशन या एक कान के सुराख हो जाता है जिसकी वजह से आगे जाकर बहुत दिक्कत होती है और ऑपरेशन भी लगता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मोस्ट कॉमन चीज़ है जो वैक्स है उसको प्रॉपरली निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये बच्चे नॉर्मली वैक्स के साथ कैसे प्रेजेंट करते हैं, मतलब कान के दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं? दर्द हो सकता है या एक ब्लॉकिंग सेंसेशन होता है. उनको लगता है कि क्लास में उनको सुनाई देने में कमती हो रही है. वो जनरली दे वांट टू सिट आगे के बेंचेस पे क्योंकि पीछे उनको आवाज़ नहीं आ रही है. इट इज़ सिंपल वैक्स जिसकी वजह से उनको कम सुनाई देता है. तो ये बहुत ज़रूरी है. तो मुझे ये भी जानना था डॉक्टर भाविका कि ये वैक्स बनता क्यों है कान में, मतलब ये नेचुरली है या और हम लोग उसकी क्या रेगुलर सफाई जो ईयरबड्स वगैरह उससे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत ही अच्छी बात बोली मैम आपने, क्योंकि आई थिंक वैक्स सबके नॉट ओनली चिल्ड्रन अडल्ट्स में भी बहुत कॉमन चीज़ होती है एंड इसका केयर लेना आई थिंक सबके सबका क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए. तो बेसिकली वैक्स होना बहुत नॉर्मल है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द सेक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स जो नॉर्मली फिजियोलॉजी है उसकी वजह से वैक्स फॉर्मेशन होता है. बट द थिंग इज़ कि कई लोगों में उनके जो कनाल का जो साइज़ होता है या कनाल का जो विड्थ होता है उसकी वजह से कई लोगों को वैक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो बहुत ईजिली निकल जाता है वैक्स इन अ सॉलिडिफाइड वे. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिमूवल हम ईयरबड्स बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते. और उसका रीज़न ये है क्योंकि जो भी आप ईयरबड्स से यूज़ करते हो इट इज़ अ ब्लाइंड प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं भी क्वालिफाइड हूँ, स्किल्ड हूँ, बट अपने बड्स अपने खुद के कान में यूज़ करना इवन आई कैन कॉज अ डैमेज. तो हम वो अवॉइड ही करें, आप बिल्कुल ना करें. अगर कुछ परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से मिल लें, वो सही रहेगा. दूसरा ये परेशानी हम लोग जो अक्सर मुझे अपने बचपन का याद है कि कान बहना, मुझे लगता था कि विंटर्स आते थे और मेरा कान बहने लगता था या बहुत दुखता था. तो ये किन कारणों से होता है और अगर किसी बच्चे का कान बह रहा है तो वो क्या है और पेरेंट्स उसको कैसे मैनेज करें? जी,
तो जनरली विंटर में ये ज़्यादा दिखाई देता है बिकॉज विंटर में बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शंस द ईयर में जो ओटाइटिस मीडिया हम बोलते हैं कि जो नाक और कान के बीच में ट्यूब है वो सर्दी की वजह से वो पूरा ब्लॉकिंग सेंसेशन हो जाता है, इसीलिए कान दर्द होने लगता है। दैट कैन ऑल्सो कॉज ईयर डिस्चार्ज, जो आप बोलते हैं कान बहने लग गया है, तो उसकी वजह से दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट कैन हैपन। इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि बच्चों को विंटर सीजन में आप एक ईयर मफ्स पहनाइए ताकि उनको डायरेक्ट कोल्ड ना लगे, तो कीप द ईयर्स कवर्ड। तो मतलब हमारी जो दादी नानी कहती थी कि स्कार्फ पहन के बाहर जाओ, वो काफी सही था एकदम। एंड जो भी हमारे बुजुर्ग बोलते हैं आई एम श्योर उसमें सब कुछ साइंटिफिक कोई रीजन होता ही है। तो यहाँ से एक और सवाल आया कि ये जो हमारे यहाँ गांव में स्पेशली हल्का गुनगुना करके तेल वगैरह डालते हैं, ये प्रैक्टिस सही है या ये नहीं करना चाहिए? नहीं, एब्सोल्युटली ये नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि कई बार ये सब तेल की वजह से बाहर का जो कान होता है उसमें भी इन्फेक्शन आने लगता है, तो ये डिस्चार्ज इंक्रीज होने लगता है। कई बार ये होता है कि जस्ट सर्दी की वजह से ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमने सर्दी ट्रीट कर ली तो ये डिस्चार्ज भी बंद हो जाता है। तो माय रिकमेंडेशन वुड भी, अगर ऐसा कुछ हो तो आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको थोड़ा घरेलू इलाज ना करें। अच्छा, मुझे ये भी जानना था कि एकदम ये तो मतलब बच्चे जो हैं, हम जो बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बता पाएंगे कि कान दुख रहा है, बट ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत इन्फेंट होते हैं, जो बहुत छोटे हैं, तो इन बच्चों में कान की परेशानी है, वो पेरेंट्स को कैसे समझे? जी, तो इसके लिए द मोस्ट कॉमन थिंग इज़, अगर बच्चे को इचिंग है या पेन है तो यू विल ऑलवेज सी कि बच्चा बहुत इरिटेबल है, रो रहा है, अपना कान पकड़ के रो रहा है, या अगर आप कान टच करने जाए तो वो रोता है, या ऐसे खुजली होती है, तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। एक दूसरी जो बहुत आई थिंक हियर आई कैन हाईलाइट दिस और थ्रू योर मीडियम, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों में हियरिंग की असेसमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। ट्रू, क्योंकि जब हम कोई भी बच्चे को एक हियरिंग की दिक्कत होती है, अगर हम ये चाइल्डहुड में या एक छोटे एज में हम ये कैच करें, तो हम वो स्टेज पे उनको सर्जरी करके, इम्प्लांट करके एक नॉर्मल फ्यूचर आगे दे सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये एज में ये भी पिकअप करें, एंड दैट कैन बी वेरी कॉमनली जब कोई साउंड आता है तो जनरली बच्चा रिएक्ट करता है, उस तरफ देखता है। करेक्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एट द एज विद इन 3 months हम उनका एक ओई टेस्ट करा लें, और अगर ओई नॉर्मल है तो देन वी नीड नॉट वरी, बट अगर ओई में कुछ भी दिक्कत है। ये ओई आपने बोला, ये क्या होता है एग्जैक्टली? करेक्ट, सो ओई इज़ अ टेस्ट, इट इज़ कॉल्ड ओटो अकोस्टिक इमिशंस। अच्छा, ठीक है, ये एक टेस्ट होता है जिसकी वजह से वो साउंड वेव्स बच्चे के कान में जाके जो हेयर सेल्स होते हैं अंदर के कान के, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं साउंड के स्टिमुलस को, ये रिकॉर्ड करता है। अच्छा, तो मतलब डॉक्यूमेंट हो जाता है कि बच्चा डॉक्यूमेंट होता है, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म। ये अभी सब जगह गवर्नमेंट ने कंपल्सरी किया है, वेदर इट इज़ अर्बन सेंटर्स या रूरल सेंटर्स, एंड ये ओई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि ये हियरिंग लॉस बचपन में ही स्क्रीन हो जाए, ताकि आगे जाके द चाइल्ड हैज़ अ नॉर्मल लाइफ। एक डायरेक्टली तो नहीं, बट थोड़ा सा जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन था कि जो छोटे बच्चों को हम नहलाते हैं, एकदम छोटे वाले बच्चों को, उनको नहलाते समय हमको कान को कैसे क्लीन करना चाहिए? पानी डालना चाहिए अंदर, या आपका क्या रिकमेंडेशन है कि ईयर को किस तरह से हम नहाते समय केयरफुली क्लीन करें? तो डायरेक्ट पानी डालना तो रेकमेंड हम नहीं करेंगे, बट ऑलवेज विद अ सॉफ्ट टॉवल नहाने के बाद एक अच्छे से उसको आप डैम्प करें, ताकि ये जब थोड़ा बहुत जो पानी अंदर जा चुका है वो वैक्स को थोड़ा सा लिक्विडिफाई करके अच्छे से बाहर आ जाए, ताकि वो क्लीन हो जाए। ओके, सो टॉवल से जेंटली क्लीन और ड्राई कर दें। आई थिंक वो फंगल इन्फेक्शन भी प्रिवेंट ही करेगा अगर वो मॉइस्ट नहीं रहेगा तो। हाँ, अच्छा, एक और बहुत प्रॉब्लम जो हम लोग लगता है कि बच्चों में होती है, फॉरेन बॉडी। हाँ जी, है ना? आपके तो प्रैक्टिस में बहुत सारे आते होंगे और हर वैरायटी के आते होंगे। यस। तो मैं 2 तरह के फॉरेन बॉडी के बारे में आपसे अलग अलग जानकारी चाहती थी। एक तो जो कि नॉन लिविंग है, जैसे कोई बीड वीड चला जाता है, कोई मोती या ऐसा, या फिर कोई कीड़े चले जाते हैं, तो ये दोनों को क्या करना चाहिए? प्राइमरी फर्स्ट एड ऑफ ईयर फॉरेन बॉडी, और फिर आगे भी उसका ट्रीटमेंट। करेक्ट। तो एक तो जब जैसे मैम ने बोला, जब मैं ENT प्रैक्टिस में नहीं थी, मुझे लगता था फॉरेन बॉडी तो क्यों कोई डालेगा, बट वंस यू आर इन द प्रैक्टिस मुझे रियलाइज हुआ है कि जैसे मैम ने बताया, फॉरेन बॉडीज इज द मोस्ट कॉमन थिंग जब हम बचपन में बच्चों में देखते हैं।
तो बेसिकली जब फॉरेन बॉडी कान में होता है, तो जैसे मैम ने बताया, अगर कोई नॉन लिविंग जैसे कोई बीड हो या कोई और कोई टॉय का पेंसिल पीस का है टॉय या का कुछ है। पीस ऐसे कुछ हो, तो अगर तो बहुत बाहर दिख रहा हो तो देन मे बी यू कैन ट्राई टू रिमूव इट। बट अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि नहीं ये किधर अटकने के चांसेस या कुछ नहीं, आप प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग इन द हाउस, क्योंकि अगर आप उसको घर पर कुछ कोशिश करोगे निकालने की तो ब्लीडिंग होने के चांसेस है। ऐसा हो सकता है कि वो और अंदर चले जाए, जिसकी वजह से पर्दे में छेद होने की चांसेस है। दूसरा ये है कि अगर बाय चांस निकालते वक्त आजू बाजू में कहीं कोई किधर चोट लग गई तो कान का सूजन होने के चांसेस है। तो ये सब रीजंस की वजह से घर पर आप नहीं ट्राई कीजिए। एक दूसरी चीज़ जो होती है, जैसे कई बार लोग पानी डालकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं, बट यू हैव टू ऑलवेज सी कि वो किस चीज़ का फॉरेन बॉडी है। अगर वो कोई गेहूं का दाना है या चावल का दाना है या कोई थर्मोकॉल बॉल जाएगा जी, वो अगर आप पानी डालोगे तो वो और स्वेल अप हो जाएगा। तो जो दिक्कत वैसे ही आ रही थी निकालने में वो और दिक्कत हो जाएगी एंड विल गेट स्टक। आई थिंक अगर डॉक्टर्स अवेलेबल हो तो ये सारा जगलरी घर ना करें, इट्स बेटर आप अपने। और अगर बाई चांस वो लिविंग हो, कोई वर्म चला जाए जी, और अक्सर ये चीज़ें होती हैं रात में जब कोई डॉक्टर तुरंत अवेलेबल नहीं होता है, करेक्ट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो जनरली अगर ये लिविंग है तो आप एक यू गेट लिक्विड पैराफिन करके जो आता है, आप वो लिक्विड पैराफिन डालकर जो इंसेक्ट लिविंग था उसको आप थोड़ा सा एटलीस्ट इट विल नॉट बी लिविंग इनसाइड, इट विल नॉट बी लिविंग इनसाइड। तो वो जो फ्लटरिंग आवाज़ है वो बंद हो जाएगी एंड देन जैसे आप डॉक्टर को मिल सकते हो, आप तुरंत उनके पास जाके वो प्लीज़ निकलवा लीजिए। एक और जो मेजर कंसर्न होता है छोटे बच्चों को लेके, एयर ट्रैवल करते समय जी, तो पेट्रीफाइंग होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो एयर ट्रैवल करते समय इतना रोता है शायद कान की दर्द से, बड़ों को भी इतना तकलीफ होता है तो बच्चों का। तो कोई भी जो लेडी अपने छोटे बच्चे के साथ एयर ट्रैवल कर रही है, उनको वो कैसे इसको थोड़ा सा बच्चे के लिए ईजी बना सकती हैं? जी, सो फर्स्ट थिंग आप चेक कीजिए कि बच्चे को कुछ कोल्ड ना हो। अगर कोल्ड है तो देन स्टार्ट गिविंग मेडिकेशन अ फ्यू डेज प्रायर कि सर्दी ना होनी चाहिए एंड मे बी सम नोज ड्रॉप्स विल हेल्प। और इन द जो नॉर्मल बच्चा है जिसको कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरिंग द फ्लाइट ट्रैवल भी रेकमेंड कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करो अगर पॉसिबल है, क्योंकि वो सकलिंग मोशन की वजह से बच्चों का जो ट्यूब है वो चलते रहेगा एंड देयर विल नॉट बी एनी ब्लॉकेज एंड इट विल कीप द बच्चों इन चेक। तो मतलब बच्चा कुछ कुछ swallow करता रहे तो कान खुलता बंद होता रहेगा, प्रेशर न्यूट्रलाइज होता रहेगा। यस, अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर भाविका, आपने हमको इतनी सारी चीज़ें जानकारी दी। इसके अलावा अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से बताना चाहते हो तो? नहीं, आई थिंक आज हमने ईयर के बारे में सब कुछ कवर कर दिया है। तो जैसे जस्ट टू समराइज मैंने जो भी बोला है, वैक्स बहुत ही कॉमन चीज़ है, बट डोंट ट्राई टू डू समथिंग एट होम जिसकी वजह से आपको कुछ इंजरी हो जाए। मे बी वैक्स सॉल्वेंट्स या सॉफ्टनिंग एजेंट्स आप यूज़ करते हो, उसके बाद इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए जिसकी वजह से वो अच्छे से आपको सब ट्रीटमेंट करके दे। सिमिलरली फॉर अ फॉरेन बॉडी, और अगर कोई ईयर इन्फेक्शन होगा तो टेक द प्रिकॉशंस एट होम, जितना हो सके अवॉइड टू हैव डायरेक्ट कोल्ड आइटम्स ताकि डायरेक्ट इन्फेक्शंस ना हो। तो कोल्ड का सच में फ़र्क पड़ता है? अगर ये बहुत मतलब कोल्ड चीज़ों पे खाने का, कोल्ड चीज़ों का ऐसा है कि अगर देयर आर सम पीपल हु टेंड टू गेट इन्फेक्शंस बार बार बिकॉज ऑफ हैविंग कोल्ड। तो अगर उनको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ कोल्ड, देन देयर इज अ चांस कि ये बार बार ईयर इन्फेक्शन भी हो, बिकॉज दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। तो अगर आपको टेंडेंसी है तो देन यू प्लीज़ अवॉइड इट ताकि बार बार आपको तकलीफ ना हो, एंड विजिट अ डॉक्टर नियर यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर भाविका, इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एक नई प्रॉब्लम के साथ हम जल्दी आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।